हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज का टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि हेरिडिटी पे वीडियो बना दूं, तो हेरिडिटी के साथ साथ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किस तरह से डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है? जो भी आप में चेंजेस आते हैं, चाहे वो आप में किसी भी तरह के फिजिकल चेंजेस हों, कोग्निटिव मतलब मेंटल चेंजेस हों, या इमोशनली सोशली जो भी आप चेंजेस आ रहे हैं आप में, वो सारे किसके अंडर आ जाते हैं? डेवलपमेंट के। मतलब ये कॉन्सेप्शन से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ग्रोथ की बात करें, ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन चीज स्टार्ट हो जाएगी और कब तक चलेगी? टिल डेथ चलने वाली है। तो डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सेप्शन और टिल डेथ रहती है। मतलब थ्रू आउट द लाइफ आप में किसी तरह के चेंजेस आते ही रहते हैं। जैसे अगर फिजिकल चेंजेस की बात करें, वो एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाते हैं, बट आपका माइंड जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है, डेवलप करता रहता है। आप सोशली डेवलप होते रहते हो, आप मैच्योरिटी की वजह से डेवलप होते हो, मोरली आप डेवलप होते हो। तो ओवरऑल बात करें तो डेवलपमेंट कैसी है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है। अब बात आती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हेरिडिटी की बात करें, हेरिडिटी क्या आ जाता है? किसे हेरिडिटी बोलेंगे? वो सारे गुण या ट्रेड्स जो आपको अपने पेरेंट्स से या फोर फादर से, आपके दादा दादी से, उनसे मिले होते हैं थ्रू जीन्स, उन्हें क्या नाम दिया जाता है? उसे हम नाम दे देते हैं हेरिडिटी का। और हेरिडिटी को छोड़ के बाकी सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? इन्वायरमेंट की। मतलब जहाँ पे आप रहते हो, आसपास के लोग, ये सारे किसके अंडर आ गए? इन्वायरमेंट के। तो अब बात करें, हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट में? तो हम अगर देखें, सिर्फ हेरिडिटी की बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कि दो ट्विंस हैं, उनके जीन्स क्या हैं? एक जैसे हैं, सेम हेरिडिटी है। मतलब फिर भी अगर उनका पालन पोषण अलग अलग जगह पे होता है, मान लो एक को आप इंडिया में पाल रहे हो और दूसरे को कहीं और दूसरी कंट्री में जैसे अमेरिका में पाल रहे हो, तो क्योंकि उनको इन्वायरमेंट, एक अलग इन्वायरमेंट मिला है, तो हो सकता है उनकी डेवलपमेंट भी अलग तरीके से हो, उनके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, इमोशंस अलग हो सकते हैं, अलग अलग मतलब डिफरेंट ट्रेड्स हो सकते हैं, उनके अलग अलग गुण हो सकते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जीन्स सेम होने की के बाद भी क्योंकि इन्वायरमेंट अलग मिला, इसीलिए अलग तरह से डेवलपमेंट हुई दो ट्विंस की। बट वैसे अगर बात करें, सिंपल सबलिंग्स की, भाई बहन की बात ले लें, तो उनके तो जीन्स अलग हैं, है ना? अलग अलग जीन्स होते हैं उनके, बट उन्हें इन्वायरमेंट सेम मिलता है, एक ही फैमिली में पाला जा रहा है, उन्हें एक ही स्कूल में भेजा जाता है, सेम टीचर उन्हें पढ़ाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि किस तरह से उनकी डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो सकती है। ज़रूरी नहीं होगा वो दोनों भाई बहन इक्वली इंटेलिजेंट हो, स्पोर्ट्स में एक जैसे हो, हर एक काम में एक जैसे हो। क्योंकि उनके जीन्स अलग हैं, तो इन्वायरमेंट सेम मिलने के बाद भी वो क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हेरिडिटी का अपना रोल है और इन्वायरमेंट का अपना रोल है, बट दोनों ही डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों में से डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों ही क्या होंगे? इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा? बच्चे का विकास होगा, बच्चे की डेवलपमेंट होगी। क्लियर है चीज? फिर आपसे एचपी टेट में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हेरिडिटी से रिलेटेड कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर में होते हैं, किस तरह होते हैं, तो वो भी बता देती हूँ। अगर हेरिडिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी की बात करें, तो 23 क्रोमोसोम्स किसके होंगे कॉन्सेप्शन के टाइम पे? 23 क्रोमोसोम मेल के होंगे और 23 क्रोमोसोम किसके होंगे? फीमेल के होंगे। और जब ये एक साथ मिलते हैं, तब क्या होता है?
बर्थ होता है लड़के का या लड़की का। अब इसमें से अगर बात करें, जो 22 क्रोमोसोम्स होंगे ये कैसे होंगे, पेयर में होंगे, ठीक है, मतलब 23 मेल के और 23 फीमेल के। अब कॉन्सेप्शन के टाइम पे क्या करते हैं, ये दोनों मिलते हैं, जिसमें से 22 पेयर क्रोमोसोम्स के क्या होते हैं, सेम होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। बट ये जो 23rd होता है ये डिफरेंट होता है किसमें, मेल के केस में। और वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो मतलब अगर बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स में सारे ही कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। बट मेल में जो 23rd वाला है वो क्या हो सकता है, एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। तो जब फीमेल का तो मतलब हर बार एक्स ही होगा, फीमेल का एक्स होगा, और जब मेल का एक्स उसके साथ पेयर में आ जाएगा तो क्या पैदा होगा, एक लड़की पैदा होती है। और अगर फीमेल का तो अगेन एक्स ही होगा, बट मेल का वाई भी हो सकता है, तो जब एक्स और वाई आ जाते हैं पेयर में तो एक लड़का पैदा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था एक बार, जैसे पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, सिंगल होते हैं, तो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, और टोटल कितने होते हैं 23, बट पेयर में होंगे, ठीक है। मतलब अगर अलग अलग करना हो तो 23 हो जाएंगे, आप प्लस कर सकते हो इन्हें, 46 हो गया, ठीक है। एक ये चीज आ गया। उसके बाद ये तो हो गया कि इस तरह से क्या हो सकता है, कि लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, एंड बट जरूरी नहीं है कि उनमें क्रोमोसोम्स सॉरी जो जीन्स हैं वो सेम हो। जीन्स अलग हो सकते हैं, वो आपको आपके पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं, ठीक है। और वो जीन्स अलग होने की वजह से बच्चों में क्या होता है, भाई बहन में भी अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि कब ट्विंस होते हैं, मतलब कब ये पॉसिबिलिटी है कि जो जेनेटिक करेक्टर है वो बिल्कुल सेम हो, और कब अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर जब हम जुड़वा बच्चों की बात करते हैं ना, तो उसमें भी दो टाइप आ जाते हैं, ठीक है। एक को बोला जाता है आइडेंटिकल ट्विंस, एक आ जाएगा आइडेंटिकल ट्विंस, एंड सेकेंड आ जाएगा फ्रेटरन फ्रेटर्नल ट्विंस आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन बोला जाएगा जब आप क्या करते हो, एक सिंगल एग ही क्या करता है, फर्टिलाइज होता है। मतलब जब कंसीव करती है माँ तो सिंगल एग क्या होगा, फर्टाइल होता है, ठीक है। और वहां से क्या बन जाते हैं, दो अलग अलग एम्ब्रियो बन जाते हैं, ठीक है। कि क्या होगा, सिंगल एग होगा और वो उस दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और वहां से जो पैदा होंगे उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस बोला जाता है। बट जब अगर बात करते हैं हम फ्रेटर्नल ट्विंस की, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सेम ही जीन्स हो, एक जैसे जीन्स हो, एक जैसे ट्रेड्स हो। यहाँ पे अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो सेपरेट एग्स होते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस में एक एग होता है, सेम एग होता है जो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, और फ्रेटर्नल ट्विंस में दो अलग अलग एग होते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस के केस में हम बोल सकते हैं, वैसे तो हमें पता है जब हम जुड़वा नाम लेते हैं ट्विंस, हम सोचते हैं कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। बट आइडेंटिकल ट्विंस के केस में हो सकता है, क्योंकि उनके पास सेम जीन्स मिले हैं, तो उनकी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक एक जैसी हो सकती हैं। बट फ्रेटर्नल के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हो सकता है कुछ एक जैसे ट्रेड्स हों, बट बाकी वो सारे सिंपल जैसे भाई बहन होते हैं उनकी तरह होते हैं, ठीक है। मतलब उनके जो जीन्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग होंगी, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी। क्लियर है। तो ये जो दो चीजें याद रखनी है, आइडेंटिकल ट्विंस भी हो सकते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल में एक एग फर्टिलाइज करता है, और जब फ्रेटर्नल ट्विन की बात आती है तो दो अलग अलग सेपरेट एग्स फर्टिलाइज करते हैं। तो इसी वजह से आइडेंटिकल ट्विन्स में ये पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम करेक्टरिस्टिक्स या मैक्सिमम ट्रेड्स एक जैसे हों, क्योंकि इनके जीन्स एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। बट फ्रेटर्नल में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सिंपली चीज आ जाती है, जैसे भाई बहन होते हैं वैसे ये वाले ट्विन्स होते हैं, जैसे आपने अपने आसपास ऐसे बच्चे देखे भी होंगे। फिर अगर बात करें लॉ ऑफ हेरिडिटी की, ये काम कैसे करता है, तो कई बार तो हमें हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी तरह ही हमारे में गुण आते हैं, ट्रेड्स आते हैं। बट कई बार आपने देखा होगा जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जैसे हो गया आपका दादा दादी, उनकी तरह आपको गुण मिलते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ हेरिडिटी कैसे काम करता है, कि कई बार जो ग्रैंड मतलब मान लो आप हो,
आपका आगे बच्चा होगा, लड़का लड़की कोई भी, वो उसमें आपके जैसे गुण ना आए, बट फिर उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मतलब आपके ग्रैंड सन आ जाएगा जैसे, उसमें हो सकता है कि आपके बहुत सारे गुण आ जाएं। तो इस तरह से भी लॉ ऑफ हेरिडिटी काम करता है, ठीक है। कई बार एक जनरेशन मिस हो जाती है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, वो गुण या ट्रेड्स चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे, और ये भी याद रखना है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में, और एजुकेशन से भी रिलेटेड पूछा जाता है तो दोनों ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन में भी। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी को जेनेटिकली किसी का मैथ्स अच्छा है या लैंग्वेजेस अच्छी हैं, हिंदी इंग्लिश कुछ भी अच्छा है, तो मतलब कोई दूसरा बच्चा जो जेनेटिकली जिसमें ये ट्रेड्स नहीं है, वो मैथ्स में अच्छा नहीं हो सकता या अदर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता। दोनों ही चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, हेरिडिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कई बार हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो कई केसेस में क्या देखने को मिलता है कि इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों ही एजुकेशन में या डेवलपमेंट में इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, और एज ए टीचर आप इस चीज़ से अवेयर होने चाहिए कि बच्चे के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही मेन रोल प्ले करते हैं जब भी बच्चों में इंटरेस्ट, एबिलिटी, एटीट्यूड्स की बात आती है। क्लियर है? तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।